ओके, इस वीडियो में हम देखेंगे डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में। अब नॉर्मली प्रेगनेंसी इट इज़ अ डायबिटोजेनिक फेज। ओके, इट इज़ अ डायबिटोजेनिक फेज, मतलब उसमें जो मदर होती है उनका नॉर्मली ग्लूकोज वो हाई रहता है। इट इज़ अ डायबिटोजेनिक फेज। क्यों होता है इसकी ये ड्यू टू देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देयर इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, उसकी वजह से क्या होता है ग्लूकोज जो है वो हाई रहता है। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है किसकी वजह से? इट इज़ मेनली ड्यू टू HPL हार्मोन विच इज ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ओके, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन के मेनली जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। दूसरे भी हार्मोन्स होते हैं लाइक वही ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, कि ये सारे भी कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन मेन वो है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ग्लूकोज होता है वो हाई रहता है। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये फीटस है, ये समझ लो ये फीटस है। अब जो फीटस होता है वो फीटस इज डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज एंटायरली फ्रॉम द मदर। तो फीटस को जो ग्लूकोज मिलता है, तो फीटस को जो ग्लूकोज मिलता है वो उससे कहाँ से मिलता है? वो मिलता है फ्रॉम मदर। तो जब अगर मदर में अगर ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो क्या होगा? बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो जाएगा इनटू द फीटस, तो फीटस में भी ग्लूकोज हाई होगा। ओके, मदर में ग्लूकोज ज़्यादा था उसकी वजह से फीटस में भी ग्लूकोज हाई होगा, फीटस भी हाइपरग्लाइसेमिक हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? जो फीटल पैंक्रियास था उसमें बीटा सेल हाइपरट्रोफी होगा। बीटा सेल हाइपरट्रोफी वो क्या करेगा? इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा देगा। ओके, इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ा देगा। इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा, उसकी वजह से दो तीन चीज़ें होती है। एक तो जो फीटस का ग्रोथ होता है वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर वो भी रिलीज होगा ज़्यादा, तो उसकी वजह से फीटस का ग्रोथ बढ़ जाएगा। तो इट विल लीड टू मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया दूसरी चीज़ होगी। जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन को कम करता है, तो उसकी वजह से देयर विल बी इंक्रीज रिस्क ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ओके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब उसके बाद जब फीटस की डिलीवरी होगी तब उसे होगा हाइपोग्लाइसीमिया। क्यों? क्योंकि जो ग्लूकोज का सोर्स था, ग्लूकोज का सोर्स वो क्या थी? मदर थी, और वो अभी कट हो गया, तो जबकि इंसुलिन अभी भी हाई लेवल पे होगा, तो उसकी वजह से इट विल कॉज हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, हाइपोग्लाइसीमिया इसे कहेंगे नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया ये कॉम्प्लिकेशंस होंगी इन चाइल्ड ऑफ डायबिटिक मदर। अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो नॉर्मली डेवलप कब होता है? ये डेवलप होता है ड्यूरिंग 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, ड्यूरिंग 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, और ये नॉर्मली रहता ही है, हर एक प्रेगनेंसी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता ही है। तो ड्यूरिंग 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, अब डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, इसमें दो टाइप की कंडीशंस हो सकती है। एक, अगर मदर पहले से ही डायबिटिक हो तो, या फिर दूसरी नॉर्मोग्लाइसेमिक फीमेल हैज़ कंसीव्ड। ओके, एक तो पहले से ही अगर डायबिटिक मदर हो, या फिर नॉर्मोग्लाइसेमिक फीमेल हैज़ कंसीव्ड। अब डायबिटिक मदर होगी उसमें पहले से ही ग्लूकोज लेवल हाई होगा फ्रॉम डे 1। नॉर्मोग्लाइसेमिक फीमेल में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होगा, उसकी वजह से ग्लूकोज हाई होगा, कि उसकी वजह से ग्लूकोज हाई होगा, और वो कब होगा? 24 to 28 वीक के बीच में। तो ऐसी नॉर्मोग्लाइसेमिक फीमेल अगर कंसीव करती है और उसमें अगर हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन होती है तो उसे हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़। ओके, जेस्टेशनल डायबिटीज़। जबकि अगर कोई भी डायबिटिक फीमेल अगर कंसीव करती है उसमें ग्लूकोज पहले दिन से ही हाई होगा, तो उन्हें हम कहेंगे ओवर्ट डायबिटिक या फिर प्री जेस्टेशनल डायबिटिक। अब ये दो टाइप की डायबिटिक फीमेल हो सकती है। ओवर डायबिटिक फीमेल में ग्लूकोज वो हाई रहता है फ्रॉम द डे 1 एंड इट रिमेन्स हाई इन ऑल द ट्राइमेस्टर्स। जबकि जेस्टेशनल डायबिटिक मदर में ग्लूकोज हाई एलिवेट करता है फ्रॉम 24 to 28 वीक। ओके, ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर। तो इसमें ग्लूकोज हाई रहेगा ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, बाकी दोनों ट्राइमेस्टर में ग्लूकोज का लेवल वो नॉर्मल रहेगा। अब ओवर डायबिटिक मदर में क्या होगा? पहले दिन से ही ग्लूकोज हाई था, तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। कि फ्री रेडिकल्स फॉर्म होता है इन द ओवर डायबिटिक या प्री जेस्टेशनल डायबिटिक मदर। तो क्या करता है? तो उसकी वजह से क्या होता है? देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स क्या करता है? ये ऑर्गेनोजेनेसिस, ओके, उसमें प्रॉब्लम करता है, मतलब ऑर्गन डेवलपमेंट में ये प्रॉब्लम करता है।
तो उसकी वजह से देयर इज कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। जबकि इसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ में भी फ्री रेडिकल्स फॉर्म तो होंगे, लेकिन बाय दैट टाइम ऑर्गेनोजेनेसिस वो कंप्लीट हो गया होता है बाय थर्ड ट्राइमेस्टर। ओके, ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है बाय 12 वीक। तो ऑब्वियसली ये तो थर्ड ट्राइमेस्टर में हो रहा था 24 to 28 वीक, तो ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है। तो देयर इज नो कंजेनाइटल abnormality। के ओवर डायबिटिक के केसेस में देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ अबॉर्शन, जबकि इसमें अबॉर्शन के कोई चांस नहीं रहता क्योंकि ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुका होता है। इसमें ट्रीटमेंट में हम ओनली वन ट्रीटमेंट, इंसुलिन प्लस मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। इसकी ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी या फिर डाइट मॉडिफिकेशन। उसके बाद अगर वो फेल हुई तो फिर इंसुलिन। तो ये ओवरव्यू देख लिया हमने डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। डायबिटिक मदर होती है जिसमें ग्लूकोज हाई होता है फ्रॉम डे 1। दूसरी होती है नॉर्मोग्लाइसेमिक फीमेल हु हैज़ कंसीव्ड, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज हाई होता है इन ड्यूरिंग 24 to 28 वीक। कोई फ्री रेडिकल्स दोनों में फॉर्म होता है, लेकिन ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो जाता है बाय 12 वीक। तो जेस्टेशनल डायबिटिक में कोई भी कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी नहीं देखने को मिलती, जबकि ओवर डायबिटिक में पहले दिन से ग्लूकोज हाई होता है और फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ऑर्गेनोजेनेसिस भी कंप्लीट नहीं हुआ होता है, तो उसकी वजह से इंक्रीज चांस ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। ओके, ट्रीटमेंट भी बता दी। अब हम कब कहेंगे अगर कोई भी फीमेल पेशेंट आई हो वो ओवर डायबिटिक है कि नहीं। सपोज अगर FBS मोर देन इक्वल टू 126 mg/dL, RBS 200 मोर देन इक्वल 200 एंड HbA1c मोर देन इक्वल टू 6.5। अगर ये तीनों कंडीशंस में से एक भी होगी तो हम कहेंगे कि द फीमेल इज ओवर डायबिटिक। के अब देखेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। एक बार रिवाइज करा देता हूँ। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कब कहते हैं? जब मदर में ग्लूकोज लेवल बढ़ता है बिटवीन 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ इन थर्ड ट्राइमेस्टर। वो होता क्यों है? ड्यू टू इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस कंप्लीट हो चुकी होती है, इसलिए देयर इज़ नो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। देयर इज़ नो कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी। इसकी ट्रीटमेंट होती है डाइट मॉडिफिकेशन, अगर वो फेल हो गई तो फिर इंसुलिन। ओके, ये था जेस्टेशनल डायबिटीज़ का शॉर्ट में रिव्यू। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ को हम डायग्नोस कैसे करेंगे? ओके, इसके डायग्नोस के लिए दो मेथड्स है। एक है बाय ACOG मेथड, दूसरा है डिप्सी मेथड। ACOG एक अमेरिकन गाइडलाइन है, डिप्सी हमारी इंडियन नेशनल गाइडलाइन है। अब जो ACOG मेथड है वो एक 2 स्टेप अप्रोच है। ओके, इट इज़ अ 2 स्टेप अप्रोच। फर्स्ट स्टेप, इसमें फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। इट इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट। ओके, ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट। जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, विच इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये फर्स्ट स्टेप है ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, विच इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। इसमें फास्टिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस मील हम पेशेंट को देंगे 50 ग्राम्स ऑफ ओरल ग्लूकोज। ओरल ग्लूकोज ये हम करते हैं कभी बिटवीन 24 to 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट। इसमें हम देंगे 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज। फिर हम आफ्टर 1 आवर
ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल मेजर करेंगे। अगर वो लेस देन 140 आया तो पेशेंट इज नॉर्मल, अगर मोर देन 200 आया तो पेशेंट इज कंफर्म्ड केस ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज। अगर 140 और 200 के बीच में आया तो फिर हम करेंगे सेकेंड स्टेप, जो कि है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसका नाम क्या था? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अब ये सेकेंड स्टेप, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें फास्टिंग करनी होती है। ओके, फर्स्ट स्टेप में नो फास्टिंग, डायरेक्ट 50 ग्राम ऑफ ओरल ग्लूकोज। इसमें जीटीडी में सेकंड स्टेप में फास्टिंग करनी होती है, विच इज 8 आवर ओवरनाइट फास्टिंग। 8 आवर ओवरनाइट फास्टिंग जब पेशेंट आएगा तब हम उसका फर्स्ट सैंपल लेंगे, ले लिया, उसके बाद 100 ग्राम ओरल ग्लूकोज देंगे। उसके बाद आफ्टर 1 आवर एक सैंपल, फिर आफ्टर 2 आवर एक सैंपल, फिर आफ्टर 3 आवर एक सैंपल। तो टोटल कितने सैंपल हुए? 1, 2, 3 और 4। तो टोटल 4 सैंपल होंगे सेकेंड स्टेप में। तो इसे हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे? तो ये टेबल में हम लिखेंगे अपर लिमिट, उसके हिसाब से हम इंटरप्रेट करेंगे। फास्टिंग ब्लड सैंपल, उसकी अपर लिमिट है 95 mg पर डेसीलीटर, 1 आवर की 180, 2 आवर की 155 और 3 आवर की 140। अगर इनमें से 2 और मोर देन 2 वैल्यूज अगर अब नॉर्मल होगी तो हम कहेंगे कि पेशेंट इट इज जेस्टेशनल डायबिटिक। होपफुली समझ आ गया होगा। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। फर्स्ट स्टेप ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट, इसमें फास्टिंग नहीं चाहिए होती है। पेशेंट जैसे ही आएगा हम 50 ग्राम ओरल ग्लूकोज देंगे, फिर 1 घंटे में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे लेस देन 140, 140 टू 200 एंड मोर देन 200, ये नॉर्मल। इसमें हम सेकेंड स्टेप करेंगे और ये जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस का केस। सेकेंड स्टेप ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इसमें फास्टिंग करनी होती है, 8 आवर फास्टिंग होती है। फर्स्ट सैंपल तब लेंगे ओवरनाइट फास्टिंग, फिर 100 ग्राम ग्लूकोज देंगे पेशेंट को, फिर 1 घंटे बाद एक सैंपल, फिर 2 घंटे बाद, फिर 3 घंटे बाद, टोटल 4 सैंपल। उसमें से हमने ये अपर लिमिट वैल्यूज देख ली, उसमें से अगर कोई भी 2 या फिर 2 से ज़्यादा अगर वैल्यू अब नॉर्मल आएगी तो उसे हम कहेंगे जेस्टेशनल डायबिटिक मदर। ये थी ACOG गाइडलाइन। अब कौन कौन से पेशेंट हाई रिस्क में होते हैं टू डेवलप GDM? तो वो होते हैं जिनका BMI हाई होता है, जिसकी हिस्ट्री होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ डिलीवरिंग फैट बेबीज, मैक्रोसोमिक बेबीज, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्टिल बर्थ, हाइपरटेंशन, PCOS, एज मोर देन 40। ओके, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हो गए। ये थी ACOG गाइडलाइन। अब देखते हैं डिप्सी गाइडलाइन। ओके, डिप्सी इट इज़ द नेशनल गाइडलाइन विच इज फॉलोड इन इंडिया। इसके टाइम ऑफ स्क्रीनिंग क्या है? फर्स्ट एंटीनेटल विजिट प्लस 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ACOG में क्या था? सेम ही था, फर्स्ट एंटीनेटल विजिट एंड 24 to 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ओके, याद रखना है डायबिटीज की स्क्रीनिंग कब होती है? फर्स्ट एंटीनेटल विजिट एंड बिटवीन 24 to 28 वीक, 2 बार होती है। अब डिप्सी में भी फास्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही पेशेंट आएगा हम तुरंत उसे 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देंगे। ये भी एक 2 स्टेप अप्रोच है। ओके, दोनों 2 स्टेप अप्रोच है। फर्स्ट स्टेप में मैंने 75 ग्राम ग्लूकोज दिया, उसके 2 घंटे बाद हम वैल्यू मेजर करेंगे। सेम वही लेस देन 140, मोर देन 200, बिटवीन 140 to 200। ये होगा नॉर्मल, ये होगा ओवर डायबिटिक या प्री जेस्टेशनल डायबिटिक, ये भी होगा जेस्टेशनल डायबिटिक। ओके, इसमें 140 और 200 के बीच में अगर आया तो उसे हम मान लेंगे कि उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़। अगर लेस देन 140 नॉर्मल आएगा तो उसे हम रिपीट करेंगे टेस्ट को बिटवीन 24 to 28 वीक। इसमें फिर से हम 75 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देंगे। फिर से अगर लेस देन 140 आया तो वो नॉर्मल, अगर मोर देन 140 आया तो वो है जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस। ओके, ये था डिप्सी गाइडलाइन इज फॉलोड इन इंडिया। इसमें 75 ग्राम्स देते हैं, उसमें 50 और 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज देते हैं। तो वैल्यूज तो सेम ही है, 140 to 200 एंड मोर देन 200। कुछ इंपॉर्टेंट स्कैन्स है, जैसे कि ऑल डायबिटिक प्रेग्नेंट फीमेल शुड अंडरगो अनॉमली स्कैन बिटवीन 16 to 20 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। फिर ग्रोथ स्कैन विच इज ट्वाइस विदिन 3 वीक्स, ट्वाइस आफ्टर इंटरवल ऑफ 3 वीक्स। फिर फीटल बायोमेट्री, ताकि फीटस अगर मैक्रोसोमिक है कि नहीं वो पता चले। एमनियोटिक फ्लूइड एस्टिमेशन, ताकि फीटल लंग मेच्योरिटी पता चले। ये सारे टेस्ट करवाने होते हैं। एनॉमली स्कैन, ग्रोथ स्कैन, फीटल बायोमेट्री एंड एमनियोटिक फ्लूइड एस्टिमेशन। अब कौन कौन सी चीज़ें होती है जो हमें चेक करनी होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट्स? सबसे पहले पेशेंट का BP, ब्लड शुगर, प्रोटीनूरिया, पॉलीहाइड्रेमनोस है कि नहीं, या एमनियोटिक फ्लूइड एस्टिमेशन एंड रूटीन माइक्रोस्कोपी प्लस फीटल ग्रोथ। ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी होती है ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट। फीटल मॉनिटरिंग अगर हमें करनी हो तो उसमें हम कौन से टेस्ट करेंगे? एक हो गया नॉन स्ट्रेस टेस्ट, दूसरा है बायोफिजिकल स्कोर और तीसरा है फीटल मूवमेंट।
तो ये 3 चीज़ें हैं जिससे हम फीटल मॉनिटरिंग करेंगे। अब हमने देख लिया डायग्नोसिस और एंटीनेटल विजिट के बारे में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस। मैनेजमेंट हमारा की प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? टू मेंटेन ग्लूकोज लेवल। ओके, हमारे मेटाबॉलिक गोल्स क्या होंगे कि हमारा FBS वो होना चाहिए लेस देन 95 आफ्टर 1 आवर पोस्टपांडियल वैल्यू वो होनी चाहिए लेस देन 140, PP2BS लेस देन 120 और HbA1c लेस देन 6। ये हमारे मेटाबॉलिक गोल्स होंगे। अब मैनेजमेंट में फर्स्ट स्टेप आएगा, वो आएगा MNT विच इज़ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी एंड मॉडरेट एक्सरसाइज। ओके, ये हम देंगे फॉर 2 वीक्स। अगर 2 वीक के बाद हम फिर से ब्लड शुगर चेक करेंगे PP2BS ओके आफ्टर 2 आवर्स ऑफ हैविंग मील। अगर वो लेस देन 120 आया तो हम MNT और एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। अगर मोर देन 120 आया तो फिर MNT के साथ हम कंबाइन कर लेंगे इंसुलिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन GDM। ओके, इंसुलिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप फेल हो गया तो सेकंड स्टेप हमने क्या बोला, वो होगा इंसुलिन। इट इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज इन प्रेगनेंसी। अब इसकी इंडिकेशंस क्या होगी? फिर हमने बोला 2 वीक्स आफ्टर फेलिंग ऑफ मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी, ये क्या इंडिकेशन हो गया। दूसरी है प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस होगा तो उसमें देयर इज नो रोल ऑफ MNT, हमें डायरेक्ट स्टार्ट करना होगा इंसुलिन। तीसरा है अगर जब भी हम PP2BS मेजर करेंगे अगर वो मोर देन 200 आया तो इमीडिएटली वी हैव टू स्टार्ट इंसुलिन। तो ये 3 इंडिकेशंस हो गई। एक, अगर MNT फेल होती है इन GDM या फिर पेशेंट प्री जेस्टेशनल डायबिटिक मदर होती है, PP2BS इज मोर देन 200, ये 3 इंडिकेशन हो गई। इंसुलिन उसका रूट क्या होगा? वो होगा सबक्यूटेनियस रूट। उसको हम स्टोर करेंगे बिटवीन 4 to 8 डिग्री सेल्सियस। उसका डोज क्या होगा? डोज डिपेंड्स ऑन द ब्लड ग्लूकोज लेवल पे डिपेंड करेगा। अगर 120 to 160 है तो डोज होगा 4 यूनिट, 160 to 200 है तो 6 यूनिट, मोर देन 200 है तो 8 यूनिट, 4, 6 और 8। ये 3 दिन देने के बाद भी अगर पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल मोर देन 120 आ रहा है आफ्टर गिविंग इट फॉर 3 डेज तो हम डोज को इंक्रीज कर देंगे बाय 2 यूनिट। उसके बाद हमें एवरी वीक हमें ब्लड शुगर लेवल मेजर करना पड़ेगा, जिस मॉनिटरिंग ब्लड आफ्टर 2 आवर्स एंड ऑल्सो फास्टिंग ब्लड शुगर। अब GDM में देयर इज नो रोल ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का कोई रोल नहीं होता एक्सेप्ट टू ड्रग्स विच इज मेटफॉर्मिन एंड ग्लाइबुराइड। मेटफॉर्मिन का डोज है 500 mg पर डे, ग्लाइबुराइड का डोज है 2.5 to 5 mg पर डे विच इज OD और ये होता है बीट। ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट क्या होगा इन डायबिटीज एंड GDM? वो होगा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगी बाय वजाइनल डिलीवरी के विच विल बी प्लान्ड वजाइनल डिलीवरी, जिसमें हम यूज़ करेंगे इंडक्शन ऑफ लेबर। क्यों करेंगे? क्योंकि टाइमिंग ऑफ डिलीवरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन जेस्टेशनल डायबिटीज़, क्योंकि जो फीटस होता है उसकी इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, स्टिल बर्थ हो सकता है, फिर मैक्रोसोमिक हो सकता है, सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। इसी की वजह से हम इंडक्शन ऑफ लेबर देंगे। तो मोड ऑफ डिलीवरी कौन सी होगी? वो होगी वजाइनल डिलीवरी अलॉन्ग विथ इंडक्शन ऑफ लेबर। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उसकी टाइमिंग में अगर सपोज पेशेंट GDM है प्लस इट इज़ कंट्रोल्ड तो उसकी डिलीवरी करेंगे मोर देन इक्वल टू 39 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में। अगर अनकंट्रोल्ड है तो तो हम करेंगे बिफोर 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। अगर कंट्रोल्ड है तो हम आफ्टर 39 वीक्स, अगर अनकंट्रोल्ड है तो बिफोर 38 वीक्स। पेशेंट में हम C-सेक्शन कब करेंगे? अगर एस्टिमेटेड फीटल वेट होगा वो होगा मोर देन 5 kg। अगर मैक्रोसोमिक फीटस होगा तो, या फिर मदर में कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस होगी तो, अगर फीटल डिस्ट्रेस होगा तो, ये सारे इंडिकेशन होगा C-सेक्शन। तो ये था पूरा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस। ओके, हमने सबसे पहले देखा जेस्टेशनल डायबिटीज की डेफिनेशन, उसके बाद हमने डायग्नोसिस देखे जिसमें ACOG और डिप्सी दोनों गाइडलाइंस हमने देखी। फिर हमने देखा कि मैनेजमेंट कैसे होता है। फर्स्ट स्टेप में होता है मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी प्लस एक्सरसाइज फॉर 2 वीक्स। अगर वो फेल होती है तो उसे हम कंबाइन करते हैं विद इंसुलिन का डोज हमने देखा। फिर उसके बाद क्या क्या मॉनिटर करते हैं। फिर ऑब्स्टेट्रिकल मैनेजमेंट क्या होता है विच इज वजाइनल डिलीवरी प्लस इंडक्शन ऑफ लेबर।